और भगवान और स्त्री को सिर्फ पावरफुल लोग पसंद है, गरीब भिखमंगों के साथ वो नहीं रहती। बात तो तब है साहब जब आप किसी के पास गिड़गिड़ा के पहुंचे हैं, सर आ जाओ पॉडकास्ट कर लो। राजा वो होता है जो सीधा दो नाली ले जाता है और पॉडकास्ट के लिए बुलाता नहीं, उठा के ले आता है। उठा के ले आता तो राजा बनिए साहब, राजा बनिए। और ऐसे ही बहुत बढ़िया ओझा सर के लिए थैंक यू सर। वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, अवध ओझा आए कुछ और निकल, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। लेकिन राजा कैसे बनते हैं सर, ये पहले बता दीजिए। तो देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। वो हमारा पूर्वांचल का लड़का रो रहा है, सर वो मुझसे बात ही नहीं करती, तुम भिखमंगे, तुमको खाने की व्यवस्था नहीं है। शंकर जी विष पी सकते, तुम एक ग्लास कायदे का प्योर दूध पी लो तो तुमको लीकेज शुरू हो जाए, और गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो। अगर टिकट जो भी पार्टी दे देगी उसकी तरफ से लड़ जाएंगे। मेरा ये नहीं है कि मैं जाके किसी से कहूंगा मुझे दे दो, जो पार्टी दे देगी मैं लड़ जाऊंगा। आइडियोलॉजी का क्या सर? आपको ये देखना है कि आप सतयुग में हैं, त्रेता युग में है कि कलयुग में है। जैसे हमें शुरू में पढ़ाया गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वो आदमी मुझे मिल जाए जिसने ये बात कही, उसको मैं बहुत मार मारूं, कोई बेस्ट पॉलिसी नहीं। ह्यूमर जो मेरे पढ़ाई में आया वो आचार्य रजनीश की देन है, ओशो की। मतलब 25 साल के अंदर आपको ये फैसला करना है मैक्सिमम कि आपको अपने पिताजी से पैसा नहीं लेना है। 25 साल मैक्सिमम। इस देश के लोग कहते हैं ना कि राजनीति अच्छे लोगों का काम नहीं है। अरे भैया जब अच्छे लोगों का काम नहीं है तो फिर तो चोर बदमाशी वहां बैठेंगे, फिर क्यों रो रहे हो? लोग अक्सर कहते हैं कि हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया, हिस्ट्री गलत पढ़ाई गई, वामपंथी इतिहासकारों ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी। ठीक है, अब मोदी जी तो सब चीज़ को सही ही कर रहे हैं, नाम वाम तो सब बदल ही रहे हैं। तो उसको वो कहते हैं बदलना नहीं, रिक्लेम करना। तो रिक्लेम करने को आप सपोर्ट करते हैं? आप इलाहाबाद से ही हैं, प्रयागराज हुआ तो कोई दिक्कत आपको? मुझे तो लग रहा था कि मैं पहली बार सांसद भी वहीं से बनूंगा। आपने एक बार कहा था राहुल गांधी को पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए, क्यों लगता है आपको ऐसा? इतनी बड़ी जनसंख्या वाले राज्य को संभालना वो योगी जी के बस की बात है। तो जब आधा घंटा बीत जाता मैं देखता हूँ थोड़ा सा लड़के डाउन हो गए, बीच में मैं कोई वर्ड फेंक देता हूँ, सेक्स, तुरंत सब खड़े हो जाते हैं। कहा? अरे मैंने कहा कहीं नहीं। तो कोई कह रहा बकैती कर रहा है, कोई कह रहा अपराधी है, तो मुझे सब अच्छा ही लगा। मुझे लगा कि सही कह रहे हो। क्या देश की डेमोक्रेसी खतरे में है? हाउ मच अवध ओझा अर्न्स इन अ मंथ? पैसा कितना इंपॉर्टेंट है सर आपके लिए? वर्ग हमारे भारत में जो कहता पैसा कुछ नहीं होता भाई साहब, हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। कुछ लोगों को आपने बोला है कि गमछा पहन के अगर आप मिमिक्री कर रहे हो तो भारत रत्न जरूर दिलाएंगे। तो कोई अगर आपकी मिमिक्री कर रहा है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं, खूब करे। सर पहला मीम है कि अबे इलाहाबाद से टिकट नहीं मिला तो क्या हुआ, यूएन से लड़ जाएंगे और व्हाइट हाउस कब्जिया लेंगे। कितना बड़ी सोच है इस व्यक्ति को। तो मैं भारत रत्न नहीं, लेकिन अपनी तरफ से ये भारत रत्न से बाहर वाला आदमी है। ये व्यक्ति मुझे जब भी मिलेगा तो कुछ ना कुछ मैं इसको गिफ्ट जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। TRP विल बी द नेक्स्ट पॉडकास्ट बॉस। आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने वाला हूं, जिनसे हम बात करेंगे, वो क्या है दरअसल हम खुद नहीं जानते, क्योंकि जब हम उनकी फनी रील्स देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई कॉमेडियन है। जब हम उनके मोटिवेशनल वीडियोस सुनते हैं, देखते हैं तो लगता है कि कोई दार्शनिक है। जब हम उनके इतिहास पढ़ाए जाने का अंदाज देखते हैं तो लगता है कोई बहुत बड़े किस्सागो हैं। और आजकल जब अखबारों में उनसे जुड़ी खबरें हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि भविष्य के कोई बहुत बड़े राजनेता हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अवध ओझा सर की। जोरदार तालियों से सर आपका स्वागत है, प्रणाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। तो ज्यादातर लोग पैर ही छूते हैं क्योंकि अब वो जनता को पता नहीं है कि वाइब्रेशन का खेल नहीं पता। जैसे मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बोलता हूँ कि भाई सुबह उठकर हर व्यक्ति को अपने माँ बाप का पैर छूना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो लोग हमें प्रेम करते हैं उनकी वाइब्रेशन हमारी तरफ बहती है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम तो बाहर रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, हम इलाहाबाद में रहते हैं। आप सुबह उठिए, सबसे पहले फोन करिए कि पिताजी पैर लागी, चरण स्पर्श, तो भी उतना ही भाव उठेगा। वो जो भाव उठता है, ये ठीक है, हाई फाई भी अच्छा है, थम्स अप भी अच्छा है, हेलो हाई भी अच्छा है, पर किसी भी चीज की जो वैज्ञानिकता है। अब आपके पिता को आपने सुबह सुबह उठ के कहा कि पिताजी चरण स्पर्श, माताजी चरण स्पर्श, एक भाव उठा कि यार मेरा बेटा मुझे डेली याद करता है, तो उस भाव दिन भर आपको प्रोटेक्ट करेगा। उसी को अध्यात्म में सुदर्शन चक्र बोलते हैं। तो आप माँ बाप के घेरे में रहेंगे, आप गुरु के घेरे में रहेंगे,
ऐसे कई सारे घेरों में रहेंगे तो चुनौतियां आसान होती चली जाएंगी। तो पा लगी सर, आशीर्वाद। इसी नोट पे शुरू करते हैं। पहला सबसे पॉपुलर सवाल है जो आपके नाम से इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इनफैक्ट चलता है, और आपको लेकर के सबसे ज़्यादा गूगल किए जाने वाले सवाल भी मैंने लिखे हैं, तो अभी हम उस तक पहुंचेंगे। लेकिन राजा कैसे बनते हैं सर, ये पहले बता दीजिए। दरअसल दुनिया में दो तरह के लोग हैं जी। 2% राजा है और 98% प्रजा है। आमतौर पर मैं क्लास में मजाक मजाक में उनको भिखमंगा भी बोलता हूँ। मैं कहता हूँ ये भिखमंगे, पर वो मैं ह्यूमर में कहता हूँ। जी। राजा जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन पावर बहुत अच्छी होती है। वो सिर्फ प्लान नहीं करता, उसका फॉर्मूला होता है P=P+P। प्रिपरेशन इज priority प्लस प्लानिंग। तो राजा की पहली क्वालिटी ये होती है कि वो जिस चीज की भी प्रिपरेशन करता है पहले उसके प्रायोरिटी सेट करता है। जैसे अब लड़का IAS की तैयारी कर रहा है, उसी में उसने प्यार कर लिया। अब प्यार डिमांडिंग है, टाइम मांगेगा आपसे, बहुत सारी चीजें मांगेगा, आपकी भावनाएं मांगेगा, बहुत सारी चीजें वो आपसे मांगेगा। अब या तो आप कृष्ण की तरह हो कि आपकी गर्लफ्रेंड आपकी गोद में सर रख के लेटी है और आप GDP के बारे में सोच रहे हैं, तब तो आप कर लो। या आपकी गर्लफ्रेंड ऐसी हो कि जब वो आपसे मिलती हो तो आपको ज्योग्राफी रिवाइज करा दे, करंट अफेयर्स रिवाइज करा दे, तब भी आप कर लो। लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे मिलने के बाद बताती है कि यार वो हमारी बुआ जी पापा से मकान में हिस्सा मांग रही, तब वो घातक बन जाएगी। तो जिसको प्रायोरिटी सेट करना आ गया लाइफ में कि पहले क्या, जैसे हम सबको पैसा चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन पहले क्या चाहिए, उस पहले से जिसने वो पहला डिसाइड कर लिया। जैसे तेंदुलकर साहब है, सचिन तेंदुलकर है, 20 साल में महानतम क्रिकेटर बन गए, सब कुछ उनके पास खुद ब खुद आ गया, उन्हें किसी के पास नहीं जाना पड़ा। जैसे हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, आज स्वयंवर कर लें, कल लोग शादी के लिए आ जाएंगे। तो मेरा मानना है कि जिसको जीवन में प्रायोरिटी सेट करनी आ गई और उस प्रायोरिटी को फिर वो प्लान के हिसाब से इंप्लीमेंट करना आ गया, वो राजा है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, सर हम IAS की तैयारी करें, मान लीजिए मेरा नहीं हुआ तो। अरे भैया, जिंदगी में कोरोना जब आया किसी को पता था कि 19 मार्च 2019 के बाद क्या होने जा रहा है? लेकिन जिंदगी एक गेम की तरह है। अगर हम किसी चीज को सिर्फ सोच लें कि यार हम शादी कर लें, बीवी भाग गई, तो ऐसे नहीं करना है। एवरी डे द गेम इज गोइंग ऑन एंड एवरी डे यू हैव टू प्ले एज अ प्लेयर। तो मैंने उसको एक लाइन बना रखा है, 2% दुनिया में राजा है और वो रहेंगे, क्योंकि उनके नियम बिल्कुल अलग हैं। वो जातिवाद नहीं मानते हैं। उनका वो क्या मानते हैं? वो कहते हैं R=I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। रशिया का रूलर था जार निकोलस I। 1850s में रूस के रूलर जार निकोलस I ने ब्रिटेन के राजा से कहा कि तुम भी क्रिश्चियन, हम भी क्रिश्चियन, आओ मिलके इस मुस्लिम नेशन टर्की को बांट लेते हैं आपस में। तो ब्रिटेन ने रिप्लाई किया कि दादा, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। ये जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है ना, ये एरिस्टोक्रेसी के अंदर है। एरिस्टोक्रेसी पता है कि लक्ष्मी जी सिर्फ विष्णु जी के साथ रहेंगी। स्त्रियां जो हैं इस धरती पे वो भगवान की रिप्रेजेंटेटिव हैं या खुद भगवान ही है, और भगवान और स्त्री को सिर्फ पावरफुल लोग पसंद है। गरीब भिखमंगों के साथ वो नहीं रहती। वो हमारा पूर्वांचल का लड़का रो रहा है, सर वो मुझसे बात ही नहीं करती, तुम भिखमंगे, तुमको खाने की व्यवस्था नहीं है। तो जिसके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है कि पार्वती जी शंकर जी के साथ रहेंगी, शंकर जी विष पी सकते हैं, तुम एक ग्लास कायदे का प्योर दूध पी लो तो तुमको लीकेज शुरू हो जाए, और गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो। तो मैंने उसको डिफरेंशिएट किया कि एरिस्टोक्रेसी के लॉज अलग हैं और कॉमन पीपल के लॉज अलग हैं। और मैंने इसको देखा हिस्ट्री में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से आज तक हर शहर हमेशा 2 भागों में बटा रहा, एक लुटियंस, एक नेहरू विहार, और ये कयामत तक रहेगा। पर सर जब आप अपफ्रंटली ऐसे बोलते हैं कि भिखमंगे हो, तो इसको तो 2 तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। एक कि वो लड़का उसको चैलेंज ले ले कि सर ने जो बोला है उसको अब मोटिवेशन की तरह लूंगा, वो तीर जो छोड़ा है उस तीर को मैं अब हथियार बनाऊंगा अपना, या फिर उससे घायल हो जाए। बहुत सारे लोग तो घायल ही हो जाते हैं ईगो की वजह से।
गुरु और माँ बाप, या मैं कहूं जितनी भी चीजें कड़वी हैं वो आपको बनाने के लिए आई हैं। जितनी भी चीजें मीठी हैं वो आपको इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माँ बाप क्या बोलते हैं कि भैया सारा काम हम कर लेंगे, आप बैठ के पढ़ी, बाहर नहीं निकलना है। लेकिन जो पड़ोस में अंकल आंटी रहते हैं वो कहेंगे अरे यार केक लाए थे, तुम अगर थोड़ा सा केक खा लेते, बेटा मेरी सब्जी ला देते, टमाटर ला देते। अब वो माँ बाप कितने बुरे लगते हैं, मुझे भी बुरे लगे। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी के एक उम्र में माँ बाप बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन जब वो माँ बाप बनता है तब उसे फील होता है कि यार माँ बाप ही सही थे। तो मैंने जीवन के अनुभव में देखा कि जितने चीजें कड़वी हैं वो बहुत फायदा करती हैं। तो जो लोग घायल हो जाते हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो लोग चैलेंज ले लेते हैं, बस आज मैं उन्हीं लोगों की वजह से जाना जाता हूं। अगर डॉक्टर अंबेडकर की बेइज्जती नहीं होती, बहुत सारे दलितों की बेइज्जती हुई, लेकिन क्या सब डॉक्टर अंबेडकर बन गए? नहीं बने, क्योंकि वो घायल हुए, रोए। डॉक्टर अंबेडकर ने उसे चैलेंज की तरह लिया। आज भगवान है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या दलित, सब उनके पैर में पड़ा हुआ है। चाणक्य की बेइज्जती हुई, वो घायल नहीं हुए, नंदवंशी खत्म कर दिया। गांधी जी को उठाकर अफ्रीका में बाहर फेंक दिया ट्रेन से, पूरा साम्राज्य ही खत्म कर दिया। तो जब भी कोई चीज आपको